चलिए, तो इसकी हत्या किसने करवा दी थी? इसकी हत्या करवाई थी शहजादे सलीम। शहजादा सलीम कौन था जी आपका? जहांगीर। अकबर कहाँ होगा, वो तो बादशाह सलामत थे, ठीक है। शहजादा सलीम। अबुल फजल की हत्या करवा दी, किससे करवा दी? वीर सिंह बुंदेला से। 7वें नंबर पर कौन था? तो हकीम हुमाम। हकीम हुमाम जो थे वो 7वें नंबर पे थे। ये अकबर का क्या था? तो ये अकबर का मित्र था। यह अकबर का मित्र था, परम मित्र था। इसीलिए हकीम हुमाम को जो है अकबर ने अपने 9 रत्नों में क्या दी थी? जगह दी थी, स्थान दी थी, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा समय क्या कर सके? तो अपने मित्र के साथ बिता सके। दोस्त किसको नहीं चाहिए होता है कि नहीं? तो बोला तुम मेरे ही साथ रहो यार। उसके बाद 8वें नंबर पे थे हमारे पास मुल्ला दो प्याजा। दो प्याजा एक डिश भी होती है, मुल्ला दो प्याजा। ये क्या थे बेटा? तो ये भी क्या थे? विद्वान थे। ये भी क्या थे? विद्वान थे। अकबर के आने से पहले जो विद्वान था वो कौन था उसके दरबार का? वो था मुल्ला दो प्याजा। सॉरी, बीरबल के आने से पहले अकबर के 9 रत्नों में जो सबसे बड़ा विद्वान था वो कौन था? मुल्ला दो प्याजा। 2 विद्वान रहते हैं भाई, तभी तो क्या होता है सर, एक की कमी और दूसरे की खूबी उजागर होती है। अगर अकेला कोई बैठे लगेगा उसको लगेगा कि मैं ही क्या हूं? सर्वश्रेष्ठ हूं। और एक हमारे पास थे फैजी। एक कौन थे? फैजी। तो ये थे अकबर के 9 रत्न, जिनके बारे में अपने को जानकारी रखनी है। वीर सिंह बुंदेला ने किसकी हत्या की थी? अबुल फजल की हत्या कर दी थी। अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना किसका बेटा था? तो बैरम खां का पुत्र था। उसने बाबर नामा क्या कराया था? अन्य भाषाओं में अनुवाद कराया था। तो ये क्या थे? अकबर के 9 रत्न थे। अब अपने को देखना है कि अकबर के जो अभियान थे, अब ये अकबर ने कई सारे अभियान किए हैं। मेवाड़ में किए हैं, गुजरात में किया है उसने अभियान, है ना, फिर अहमदनगर में किया, कई सारे अभियान किए। उसमें 3-4 अभियान जो मेन मेन है उनके बारे में अपने को पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहां पर देखेंगे हम लोग अकबर के द्वारा, अकबर के द्वारा किए गए मुख्य अभियान। मुख्य अभियान कौन कौन से थे? तो सबसे पहला तो कौन सा था जी? 1556 में। कौन कौन? अकबर। और साथ में कौन था? तो बैरम खां। अकबर बैरम खां वर्सेस कौन था जी? हेमू। याद आ रहा है? हेमू। और उसका बादशाह कौन था? तो आदिल शाह। याद रहेगा। उसके बाद दूसरा जो उसने अभियान किया था तो 1564 में किया था। कौन सा बेटा? गोंडवाना का। कौन सा? गोंडवाना का। गोंडवाना की शासिका यहां पर था अकबर। अकबर वर्सेस क्या थी? तो गोंडवाना की शासिका रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती। देखो हम लोग में ना क्या हुआ, 3-4 वीरांगनाएं हुई हैं, पर हमको क्या लगता है सभी क्या है? एक ही बराबर है। रानी अवंतीबाई लोधी अलग है, रानी दुर्गावती अलग है, और रानी लक्ष्मीबाई क्या है? अलग है। रानी अवंतीबाई लोधी जो है उनका साम्राज्य अलग था। रानी दुर्गावती गोंडवाना की शासिका थी जो अकबर के समकालीन थी, और रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो अलग थी। वो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के साथ लड़ी थी। इसलिए कहानी थी ना, क्या बोलते, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो जो झांसी वाली रानी थी उसका नाम क्या था जी? रानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई अलग है, दुर्गावती अलग है, और अवंतीबाई लोधी अलग है। वो अवंतीबाई चौक है ना, वो अवंतीबाई लोधी क्या है? वो अलग है। ये अलग है और रानी लक्ष्मीबाई अलग है। तीनों को मिला मत देना। पर इतिहास में हम लोग को पढ़ाया क्या जाता है? रजिया सुल्तान के बारे में। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये एक किया, इसमें भी जीता कौन? अकबर। और अपने बच्चे को पीठ पर बांध के लड़ने वाली शासिका कौन थी?
तो रानी दुर्गावती थी क्या हो गई थी, शहीद हो गई थी, है कि नहीं। चलिए तीसरा अभियान देख लेते हैं सर हम लोग। अगला जो हमारा अभियान होने वाला है तीसरा हमारे पास था 1576 में। 1576 में होता है हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा, तो हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 में। अकबर की सेना और उसका सेनापति कौन था, तो सेनापति था उसका मान सिंह। कौन था, मान सिंह। और वर्सेस कौन थे, तो महाराणा प्रताप। और ये कहां के राजा थे बेटा, मेवाड़ के। और इनका जो किला था वो कौन था भी, कुंभलगढ़ का किला। कौन सा किला था, कुंभलगढ़ के किले से शासन कर रहे थे। तो कहानी ऐसी थी कि अकबर की नीति थी विस्तारवादी। इस युद्ध के बारे में आपको बताऊंगा मैं, बताना सभी के बारे में चाहिए, लेकिन एग्जामिनर क्या होता है यहाँ पर इंटरेस्ट कुछ थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसके बारे में मैं क्या करता हूं, आपको थोड़ा सा वर्णन कर देता हूं कि सर 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, है ना। थोड़ा इसको ध्यान से सुनना, कहानी क्या था, थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा तभी तो इतिहास पढ़ोगे जी, वरना इतिहास पढ़ते पढ़ते आदमी थक जाता है। चलिए थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। देखो ये थी बेटा हमारे पास दिल्ली, पूरा का पूरा भारत जो है अकबर के कब्जे में, पूरा का पूरा ये वाला एरिया कब्जे में। लेकिन अकबर को सबसे बड़ा दुख बस इस बात का था कि भैया ये जो मेवाड़ है, मेवाड़ जो है वो अकबर के कब्जे में नहीं था, दिल्ली सल्तनत के कब्जे में नहीं था, वो आजाद हुआ करता था हमेशा। अब अकबर कहता था मेवाड़ वालों को, अकबर कहता था मेवाड़ को, उस समय उसके राजा कौन थे, राजा थे महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। और इनके पुत्र कौन थे, इनके पुत्र थे राणा अमर सिंह। कौन थे, राणा अमर सिंह थे। अकबर बार बार प्रस्ताव भेजता था कि भाई यार सब तो अपने अंडर ही में है, तुम लोग को भी क्या करना, तो हमारे अंडर में आ जाओ और बादशाह सलामत की क्या करो, एक बार खिदमत करो, युद्ध के टेंशन से मुक्ति पा जाओ, टैक्स वैक्स दो, अरे दो चाहे मत दो, बस इस बात को ना इतिहास में लिखवा दो कि महाराणा प्रताप ने बादशाह सलामत अर्थात अकबर की क्या की थी, तो गुलामी कबूल कर ली थी, उसके अधीन आ गए थे। लेकिन वही यहां पर कौन थे, महाराणा प्रताप थे। बोले देख ऐसा है कि भाई मैं तो नहीं आने वाला, मैं नहीं झुकने वाला, मैं दिल्ली पे आक्रमण करने नहीं आता हूं, तो पूरा भारत ले रखा है, लेकिन मैं मेवाड़ नहीं छोड़ूंगा, मेवाड़ मेरे कब्जे में रहेगा। जब तक राणा जिंदा है मेवाड़ किसके कब्जे में रहेगा, तो राणा के कब्जे में रहेगा। अकबर फिर भी बोला कि नहीं यार राणा साहब आप कम से कम मिलने आए। उन्होंने क्या कि शाही पोशाक भेजी, अकबर ने शाही पोशाक भेजी, किसके लिए, महाराणा प्रताप के लिए भी और अमर सिंह के लिए भी। बोला जाओ इसको पहना कर क्या करो, उनको मेरे दरबार में पेश करो। शाही पोशाक लेकर सैनिक आए। महाराणा प्रताप ने अमर सिंह को क्या किया, अर्थात अपने बेटे को शाही पोशाक पहना दी और दिल्ली भेज दिया कि जाओ बादशाह सलामत से दुआ सलाम करके आ जाना। अमर सिंह दिल्ली आए, दिल्ली आकर अकबर के सामने क्या हुआ, तो अपना नजराना पेश किया, हाजिर हुए, सारी बातें हो गई और उनका कपड़ा पहन कर आया था। उनको बड़ी खुशी हुई, यार मान गया राणा, मेरी बात मान गया। फिर बाद पता चला कि भाई महाराणा नहीं आए थे, राणा कौन आए थे, अमर सिंह आए थे। सारी बात होने के बाद फिर भी अकबर के मन में एक ही बात खटक रही थी, नहीं यार किसको आना चाहिए था, राणा को आना चाहिए था, मजा नहीं आया। मैं अगर राणा नहीं झुका तो बच्चे में तो किसी को ही भेज दे यार, बच्चा तो आके झुकेगा ही। मजा तो तब है जब क्या करेंगे, राणा क्या करेंगे, मेरा दिया पोशाक पहनकर मेरे दरबार में आएंगे। वो नहीं आए, ये बात उसको भी लग गई। महाराणा प्रताप वैसे भी नहीं झुकने वाले थे। तो अकबर ने क्या किया, अपने सैनिक मान सिंह को, अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है, कोई कहता है मान सिंह को 5000 की सेना दी, और कोई कहता है कि मान सिंह को 10,000 की सेना दी, कोई ये भी कहता है कि मान सिंह को घुड़सवार और
धनुर्धारियों के साथ टोटल 20,000 की सेना थी। ठीक है भाई, राणा को पकड़ने जा रहे हो, कुंभलगढ़ के किले पे चढ़ाई है, वो 5,000 बंदे लेके भेज दोगे राणा को पकड़ाने के? राणा क्या बिल्ली का बच्चा है क्या, बकरे का, कि पकड़ के ला लोगे? तो कहा जाता है कि कम से कम 20,000 की सेना को लेकर क्या हुआ था, मानसिंह रवाना हुआ। मानसिंह कहां रवाना हुआ? दिल्ली, दिल्ली बोलता हूं, मेवाड़ की ओर रवाना हुआ। ये बात खबर लग गई किसको? महाराणा प्रताप को, कि मानसिंह अपनी 20,000 की घुड़सवारों की और धनुर्धारियों की सेना को लेकर मेवाड़ की ओर रवाना हो चुका है। तो इसने भी दिमाग लगाया कि भाई अगर हम लोग उसको अगर नहीं रोके तो कहां पर आकर डालेगा डेरा वो? तो किले पर। किला कौन सा? कुंभलगढ़ का। उसकी औकात नहीं किले पर चढ़ जाए, लेकिन दिक्कत तो होगा, सारे साम्राज्य वालों को कहां लाना पड़ेगा? किले में रख रखना पड़ेगा, और हम क्या हो जाएंगे? तो युद्ध बंदी, किले में कैद हो जाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, तो किले से दूर ही रोक लेते हैं। तो कुंभलगढ़ के किले से काफी दूर पर बेटा एक एरिया है, उसे कहा जाता है हल्दी घाटी। क्या बोलते हैं उसको? हल्दी घाटी कहा जाता है। इस तरफ 20,000 की घोड़ों की सेना और उसके बाद धनुर्धारी दोनों की सेना थी। ये पूरा मैदान है बेटा, पूरा खुला हुआ मैदान है। और यहां पर सेनापति कौन था? तो मानसिंह। तो मानसिंह सेनापति किसका था? अकबर का था। इधर से कहते हैं सर मात्र 3,000 से लेकर 4,000 सैनिक थे किसके पास? तो महाराणा प्रताप के पास। और उसमें भी उनका एक घोड़ा था, घोड़े को भूलना नहीं, घोड़े का नाम क्या था? जो चेतक था। वो यहां से बोले कि अगर खुले मैदान में लड़ेंगे तो भाई उनकी संख्या ज्यादा है, और वीरता पे संख्या कभी कभी क्या हो जाती है? भारी पड़ जाती है। तो एक काम करो कि उनको कहां लेकर आओ? उनको घाटी में लेकर आओ। इधर मानसिंह था, महाराणा प्रताप को बार बार ललकारता था कि राणा युद्ध करो, नाम के सामने राणा लगाने से कुछ नहीं होता। राणा युद्ध को टालते रहते थे, क्योंकि ग्राउंड में हम लड़ नहीं सकते, हमारी संख्या क्या है? थोड़ी सी कम है। लेकिन भाई राणा का खून था, तो उन्होंने भी बोला युद्ध कहां तक पाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, दोनों ओर हो भारत जिसके, सिक्का वही उछाला जाए। बोला लड़ना तो तय है। तो कहां लेकर आए उनको? हल्दी घाटी में। ये घाटी ज्यादा नहीं थी बेटा, 30 फीट क्या थी? चौड़ी थी। कितनी फीट थी? 30 फीट। अब अगर मान लो खुले मैदान में युद्ध होता तो 20,000 लोग क्या करते? 4,000 लोग को घेर लेते, और बात क्या होती? एक सैनिक पे फिर 4-5 सैनिक हावी होते। मामला ये था सर कि जब यहां पर एंटर कर गया तो इधर सैनिकों की संख्या भले ज्यादा है, यहां सैनिकों की संख्या भले कम है, पर आमना सामना अगर एक आदमी 3 फीट में भी तलवार लड़ाएगा तो सर मोस्टली सामने के 10 आदमी इधर के लड़ेंगे और 10 आदमी इधर के लड़ेंगे। जो मरते जाएगा उनकी जगह पीछे से एक आदमी लेते जाएगा, ये परिस्थितियां होती। तो यहां पर लड़ाई क्या हो गई? बराबर बराबर की। बस देखना है कि बंदे किसके ज्यादा मरते हैं। तो कहा जाता है कि मान सिंह की सेना को सर लगभग आधा निपटा दिया। किसने? आधी सेना को खत्म कर दिया राणा की सेना ने, क्योंकि लड़ाई यहां पर 1 बाई 1 की हो चुकी थी। आधी सेना को निपटा दिया। मान सिंह भी एक समय के लिए डर गया कहीं युद्ध में हार ना जाऊं। उसी बीच में क्या हुआ कि महाराणा प्रताप घायल हो गए, उनको युद्ध में थोड़ी सी चोट वगैरह लग गई। तो उनका जो घोड़ा था चेतक, वो क्या किया? वहां से भागा और 30 फीट गहरी खाई को क्या किया? कूदकर पार कर दिया। चेतक भी घायल हो चुका था। पार करने के बाद क्या हो गई? उसकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप ने वहीं पर क्या किया? चेतक की समाधि बना दी और वहां से फिर आगे निकल गए युद्ध की आगे की तैयारियों को करने के लिए। ये थी हल्दी घाटी का युद्ध। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस युद्ध में अगर नंबर वाइज देखा जाए तो जीत किसकी हुई थी? महाराणा प्रताप की। कुछ ये कहते हैं कि युद्ध क्या रहा था? टाई अप रहा था, क्योंकि हार जीत का फैसला हुआ नहीं था। कुछ इतिहासकार जो एनसीईआरटी है सर, वो जाके बोलता है कि नहीं युद्ध जो है वो कौन जीत गया था? मानसिंह जीत गया था। भाई देखो ऐसा है, हमला करने का आया कौन? मानसिंह। टारगेट क्या था? महाराणा को पकड़ना या तो फिर मार देना। क्या पकड़ पाया? क्या नहीं। क्या मार पाया? क्या नहीं। तो आपके दोनों टारगेट अचीव नहीं हुए, प्लस आपने 4 गुनी बड़ी सेना लेकर आए, आपकी सेना के बंदे भी क्या हो गए? ज्यादा मारे गए। बोले सर राणा भाग गए। भाई कोई भी युद्ध में आपको क्या हिंदू राजा इतने गधे दिखते थे कि हर बार युद्ध में आगे खड़े होकर मर जाए और सेना को पकड़वा दें? भाई कोई चालाकी दिखाएगा, चालाकी दिखाई और आपको चालाकी क्या हो गई? भारी पड़ गई। तो राणा वहां से निकल गए।
आगे चलकर क्या हुआ कि मेवाड़ के बाकी एरिया में जैसे कुंभलगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, राणा के जाने के बाद इन सभी किलों को क्या किया गया, मुगलों के द्वारा अधिकार कर लिया गया। राणा कहां भटकते रहे, वन में, जंगल जंगल भटकते रहे, घास की रोटी खाते रहे, लेकिन सेना को इकट्ठा करते रहे। सेना इकट्ठा करने के बाद कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ के किलों के बाकी जो एरिया थे उनको भी राणा ने क्या किया, वापस जीत लिया और वापस क्या किया, मेवाड़ के शासक बने। समय बीता, 1776 के बाद 80-85 के आसपास क्या हुआ कि राणा की युद्ध में लगते चोट चपेट लग गई, तबीयत खराब हो गई और उनको मृत्यु हो गई। अकबर और राणा के बीच संबंध ऐसा था कि अकबर मृत्यु से पहले राणा से क्या हुआ था, मिलने गया था। भाई मैं उस आदमी से मिलूं कि जो पूरे भारत को कब्जा कर लिया, पर मात्र एक मेवाड़ में रहने वाला मर्द मर गया पर मेरे सामने झुका नहीं। तो अकबर को चाहे आप जो भी बोलो, लेकिन अकबर महाराणा के अंतिम क्षणों में क्या हुआ था, मिलने गया था। किससे, तो महाराणा प्रताप से। तो दोनों की मुलाकात भी हुई थी। उसके बाद राणा की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और उसके मृत्यु के बाद जो है मेवाड़ का साम्राज्य कौन संभालता है, राणा अमर सिंह, जो महाराणा प्रताप के क्या थे, तो बेटे थे। ये भी कम खतरनाक शासक नहीं थे, परंतु महाराणा प्रताप के अंडर में आने के कारण क्या होता है, थोड़े से अंडररेटेड हो जाते हैं, इनके बारे में कोई बात नहीं करता है। वरना कई लड़ाइयां ऐसी थी जो जिसमें अमर सिंह ने महाराणा प्रताप से भी ज्यादा वीरता से लड़ाइयां लड़ी हुई है। बात समझ में आई। तो ऐसे करे क्या होता है, युद्ध खत्म होता है। किसका, हल्दी घाटी का। इसी को बोलते हैं बेटा हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, जो टाई अप है। अब देख लेते हैं सर हम लोग आगे। अब आगे बढ़ेंगे सर, तो आखिरी जो हमारा युद्ध था वो था 1580 में, जो सबसे बड़ा युद्ध था। ये युद्ध हमारे पास क्या था, तो इसको बोलते थे अहमदनगर का युद्ध। ठीक, अहमदनगर का युद्ध। यहां पे कौन था, तो अकबर वर्सेस क्या था जी, तो चांद बीबी। क्या थी, चांद बीबी। यही था ना अहमदनगर। ठीक है, चांद बीबी। यहां पर क्या हुआ कि अकबर जीता, चांद बीबी हारी। और पहली बार अकबर ने किसको जीता, तो गुजरात को। गुजरात विजय हुआ। और गुजरात विजय होने के बाद पहली बार अकबर ने क्या देखा, समुद्र देखा। मतलब अकबर के पूरे खानदान का पहला लड़का था अकबर, जिसने क्या देखा था, समुद्र देखा था। क्योंकि इससे पहले बाबर भी समुद्र नहीं देख पाया था और हुमायूं भी समुद्र नहीं देख पाया था। कौन देखा था जी, अकबर देखा समुद्र। अब जब अकबर समुद्र देखा तो उस समय गुजरात के एरिया में भारत में पुर्तगाली आ चुके थे। पुर्तगाली समझते हो ना, पुर्तगीज आ चुके थे। तो वो पुर्तगालियों को बोले यार एक राउंड करा के लाओ और घुमा के लाओ, अब तो जमीन हमारा है, पानी तुम्हारा है। तो पुर्तगालियों के जहाज पर बैठकर अकबर ने गुजरात के समुद्र का एक राउंड भी लिया था, मतलब घुमा था कि समुद्र कैसा लगता है घूमने में करके। तो गद्दा गद्दा लग रहा था उसको, है कि नहीं, पानी उछल रहा था, वहां घूमा। और गुजरात विजय पर क्या किया उसने बेटा, तो दिल्ली के निकट एक शहर बसाया। शहर का नाम क्या था, फतेहपुर सिकरी। क्या बसाया उसने, फतेहपुर सिकरी बसाया। अब फतेहपुर सिकरी में क्या बसाया उसने, तो बुलंद दरवाजा। दरवाजा कितना ऊंचा है, तो 72 फीट ऊंचा। क्या बनवाया उसने, बुलंद दरवाजा। किसके उपलक्ष्य में, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में क्या बनवाया उसने, बुलंद दरवाजा। आई होप सो ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है ये अपने को। अब कुछ बचा है क्या जी अकबर में पढ़ने को, तो इतना कर लेना बेटा, अकबर में इतने से ज्यादा नहीं पूछेगा। अब अकबर भी तो भाई बूढ़ा हो रहा था, समय किसी का इंतजार थोड़ी करता है। तो अकबर के भी 3 बेटे थे, तीनों के तीनों शराबी थे। तो 2 बेटे तो पहले ही शराब पी पी के मर गए। तीसरा बेटा बचा हुआ था, उसका नाम था शहजादा सलीम। क्या नाम था उसका, शहजादा सलीम। उसी का बचपन का नाम था खुर्रम। क्या नाम था उसका, खुर्रम। बात समझ में आई, अलग अलग नाम है उसका, खुर्रम, कभी शहजादा सलीम, फिर क्या बना,
तो जहांगीर बना। असली नाम क्या था उसका? जहांगीर था। बचपन में उसको खुर्रम भी कहते थे और प्यार से कहते थे सलीम, क्योंकि राजा का बेटा था तो शहजादा सलीम कहते थे। वो सुने होगे ना, वो क्या बोलते, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। वो एक्चुअल में जहांगीर पे बनी हुई मूवी है। और जो मुगले आजम है ना, वो आपके कौन है? बादशाह सलामत जो है वो कौन था उसमें? अकबर। और सलीम कौन था? वही जहांगीर। बात समझ में आ रही है? तो एक्चुअल ना अकबर अब बीमार पड़ चुके थे। समय वही था सर 1605 का समय था। अकबर अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। 1605 का समय था। अकबर जो है साम्राज्य नहीं देना चाहते थे। किसको? जहांगीर को। बोले ये तो बेवड़ा है, 2-3 साल में क्या हो जाएगा, निपटी जाएगा यार, ये साम्राज्य हमारा चला वाला नहीं पाएगा। तो साम्राज्य में देना किसको चाहता हूं? तो जहांगीर के बेटे को, क्योंकि जहांगीर ने भी कई सारी शादियां की थी। और सबसे फेमस वाला कौन सा हुआ था? नूरजहां वाला। सबसे फेमस शादी कौन सी थी? नूरजहां वाला। लेकिन इसके बच्चे भी थे, तो चाहता था कि ये जो सम्राट है या बादशाह किसको बनाए? तो जहांगीर के बेटे को। लेकिन आखिरी टाइम में जहांगीर पहुंच गया। बाबूजी कहोगे रे, मोला बादशाह बना दे, तो तू मर जाएगा रे दारू पीते पीते। वही बोल रहा हूं, मर जाऊंगा इससे पहले क्या कर दो मेरे को बादशाह बना। मरने से पहले क्या बन जाऊं मैं? बादशाह बन के मरूं। शराब छोड़ दे वरना तेरे को गद्दी नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ कहा। बोला नहीं, दे दो मेरे को गद्दी दे दो, मैं गद्दी का जायज क्या हूं? हकदार हूं, और मैंने कई सारे युद्ध भी लड़े हुए, तो भैया मैं संभाल लूंगा। और वैसे भी मैं तो मर जाऊंगा, तो मेरे मरने के बाद किसका होगा? मेरे बेटे का तो होगा, दे दो यार करके। तो इसकी बात पे पिघल गए और क्या किया? तो 1605 में क्या दे दिया? तो शहजादे सलीम को राजगद्दी मिली। ज्यादा नहीं, 1627 तक चला पाया। इसीलिए मना करता हूं दारू पीने के लिए। 1556 में आया था कौन? अकबर। और कब तक टिका? 1605 तक। भाई 49 साल तक क्या किया वो आदमी? शासन किया। ये कितना किया देखो तो, 22 साल ले दे के। पता है क्यों? शराब पीता था। शराब नहीं पीना चाहिए। तो यहां पर अब किसको मिला बेटा? तो अब शहजादे सलीम को। शहजादा सलीम, इसी का नाम था खुर्रम। क्या नाम था उसका? खुर्रम। और इसी का नाम क्या था जी? जहांगीर। क्या नाम था इसका? जहांगीर। इसको सत्ता मिली। सत्ता सर कब से कब तक चलाया इसने? तो इसने सॉरी इसका नाम क्या था फिर? शेखू बाबा। नहीं बेटा, शेखू बाबा बता रहा हूं मैं, ठीक है? थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है डाटा में, और कुछ नहीं। शहजादे सलीम को जहांगीर को क्या मिला? साम्राज्य मिला। अब इसका क्या था कि जहां पर इसका महल था, उस महल के बाहर एक बाजार लगता था, और उस बाजार में एक महिला रहती थी, है ना? उसका नाम था अस्मत बेगम। क्या नाम था? अस्मत बेगम। अस्मत बेगम क्या करती थी? तो गुलाब का इत्र बनाती थी। और इसके गुलाब का इत्र पूरे दिल्ली में फेमस था। शहजादा सलीम इसके गुलाब के इत्र का सेंट लेने इसके दुकान में जाता था। और वहीं अस्मत बेगम की पुत्री थी। अस्मत बेगम की पुत्री थी, उसका नाम क्या था जी? नूरजहां। क्या नाम था उसका? नूरजहां। बात समझ में आ रही है? तो नूरजहां को जाकर देखता था वो, इसको पसंद आ गई, तो उसने क्या किया? नूरजहां से विवाह कर लिया। किसने कर लिया? तो जहांगीर ने। अभी शाहजहां पैदा नहीं हुआ है, अभी कौन है? तो जहांगीर से विवाह कर लिया। अब जहांगीर विवाह करने के बाद फिर क्या हुआ बेटा? तो बीमार रहने लगा। जैसे उसके बारे में प्रिडिक्शंस था कि सर बेवड़ा था, वो शराब वगैरह सेवन किया करता था, तो बीमार रहने लगा। बीमार रहने के कारण क्या हुआ? उसकी पूरी बागडोर, उसके राज्य की बागडोर कौन संभाल लिया? नूरजहां ने संभाल लिया। नूरजहां एक तेज तर्रार महिला थी, उसको साम्राज्य चलाने की पता नहीं कहां समझ में आई, पर समझ थी। अब नूरजहां अकेले नहीं थी, तो नूरजहां के साथ उसकी मां, क्या नाम था उसका? अस्मत बेगम भी थी। और साथ में कौन थी भाई? साथ में कौन था? तो उसका भाई,
भाई का नाम क्या था उसका? एतमाद उद्दौला। क्या नाम था उसका? एतमाद उद्दौला। भाई था कि पिता था जी? पिता था। हाँ, तो क्या था उसका? पिता था। क्या था उसका? पिता। ये सब के सब क्या हो गए? मिलके बागडोर को चलाने लगे। स्थिति ऐसी हो गई कि उस समय मुगल कालीन कुछ सिक्के चले। उस मुगल कालीन सिक्कों में जहांगीर के साथ साथ नूर जहां तक का नाम क्या होने लगा? छपने लगा। इतना ज्यादा क्या हो चुका था? इनका वर्चस्व बढ़ चुका था। नूर जहां के गुट को, नूर जहां के गुट को क्या कहा जाता था? जुनता। जुनता गुट। क्या कहते थे जी? जुनता गुट कहा जाता था। बात समझ में आ रही है? ये सारा कुछ कर बैठी थी नूरजहां। सब कुछ टेक ओवर कर रखी थी। 1622 तक लगभग इनका प्रभाव चलता रहा। धीरे धीरे इनके जब बेटे बड़े होने लगे तो इनका प्रभाव भी क्या होने लगा? धीरे धीरे कम होने लगा। अब अपने को यह पढ़ना है कि जहांगीर ने कौन कौन से रिफॉर्म्स लाए। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है कि जहांगीर को क्या पसंद थी। तो जहांगीर को चित्रकला बहुत पसंद थी, है ना। और इसने क्या किया? तो अपने राज्य में बहुत सारे चित्रकारियां कराई, खूब आगे बढ़ाया। इसीलिए इसके काल को भारतीय चित्रकला का क्या कहते हैं? स्वर्णिम काल, द गोल्डन एरा ऑफ आर्ट बोलते हैं इसको, है ना। चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा। और इसमें कौन सा प्रभाव? तो यूरोपीय प्रभाव क्या होता है बेटा? तो परिलक्षित होता है। किसमें सर? किसमें? तो जहांगीर के चित्रकला में। पूछेगा मुगल काल की चित्रकला में कौन सा प्रभाव परिलक्षित होता है, तो क्या बताओगे? यूरोपीय। क्योंकि अब यूरोपियंस का क्या हो चुका था? तो दरबार में आना शुरू हो चुका था। इसने क्या किया था? तो इसने अपने दरबार में या साम्राज्य में तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था। किस पर प्रतिबंध लगा दिया था? तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था। पेपर में पूछता है भाई दिल्ली का कौन सा बादशाह था मुगल काल का जिसने तंबाकू पर बैन लगाया था? तो कौन था? जहांगीर। इसने अपने दरबार में क्या बनवाई थी? न्याय की जंजीर बंधवाई थी। किसकी जंजीर थी? न्याय की। जैसे आप लोग को पता होगा कि न्याय के 2 शेर बनाए थे किसने? इल्तुतमिश ने। वैसे ही न्याय की जंजीर बनवाई थी किसने? जहांगीर ने। जिसको भी भाई न्याय चाहिए होता था जंजीर को आकर खींचता, घंटियां बजाता, बादशाह सलामत निकलते और क्या करते? उसके साथ न्याय करते। यही प्रोसेस था। तो ये कर रखा था किसने? जहांगीर ने। फिर सर आगे देखते हैं उसमें, है कि नहीं। जहांगीर के समय और क्या क्या हुआ? तो इसके समय में, इसके दरबार में अंग्रेजी यात्री, नाम क्या था जी उसका? कैप्टन हॉकिंस। 1608 में कैप्टन हॉकिंस पहुंचे। कौन पहुंचे? कैप्टन हॉकिंस। और किसने? तो बादशाह ने इसे क्या दिया? तो इंग्लिश खां की उपाधि। इंग्लिश खां की क्या दे दी? उपाधि दे दी। ध्यान से सुनना, भारत आने वाला पूछेगा पहला अंग्रेज कौन था? तो क्या बताओगे? वास्को डी गामा कौन था? फिर वो पुर्तगाली था। ये कौन था? पहला अंग्रेज था। ये आया था बेटा गुजरात में, है ना। गुजरात में उतरा था। मर्चेंट ऑफ क्या बोलते हैं उसको? डिस्कवरी नामक जहाज से आया था
और एक कंपनी बनाई हुई जिस नाम से आया था। पहली बार किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? तो जहांगीर के। और जहांगीर ने ये बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे साथ बिजनेस कर लो। जहांगीर बोला नहीं यार, हम लोग किसके साथ बिजनेस करते हैं? पुर्तगालियों के साथ और डचों के साथ कर रहे हैं, तो इसके साथ बिजनेस करने से मना कर दिया था। पर इसने कई सारे उपहार दिए बादशाह को, तो बादशाह ने भी इसको क्या दे दी? एक उपाधि दे दी, इंग्लिश खां की उपाधि दे दी। उसके बाद दूसरा हमारे पास कब आया? तो 1608 में। कौन आया जी? पॉल कैनिंग, सॉरी 1612 में। दूसरा अंग्रेजी यात्री 1612 में कौन आया था? पॉल कैनिंग्स। कौन आया था बेटा? पॉल कैनिंग्स। और आखिरी हमारे पास 1615 में आया था, उसका नाम क्या था? टॉमस रो। तो इसको याद रख लेना है सर आपको कि 1608, 1612 और 1615। 8 में आया था कैप्टन हॉकिंस, जो कि मुगल दरबार में पहुंचने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। और भारत आने वाले पहले अंग्रेज भी कौन थे? तो कैप्टन हॉकिंस थे। उसके बाद 4 साल के बाद 1612 में कौन आया था? पॉल कैनिंग्स। और उसके 3 साल के बाद 1615 में कौन आया था? टॉमस रो आया था जहांगीर के दरबार में। इसमें एक एलिमेंट अपन और पढ़ सकते हैं, है ना? सिखों के 5वें गुरु। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जी की हत्या जहांगीर ने करवा दी थी। जहांगीर ने करवा दी थी। इसको पढ़ लेना बेटा कि गुरु जो हमारे पास सिखों के क्या हुए? 10 गुरु हुए। 10 गुरु में 2 गुरु हुए, एक गुरु अर्जुन देव जी हुए और एक हुए गुरु तेग बहादुर जी। तो इन दोनों की हत्या किसने करवाई है? मुगल बादशाहों ने। गुरु अर्जुन देव जी की हत्या करवाई थी जहांगीर ने, और गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करवाई थी औरंगजेब ने। इस बात को क्या करना है? आपको याद रखना है। आई होप कि जहांगीर में इतना पढ़ना क्या होगा? काफी होगा। उससे ज्यादा कंटेंट तो नहीं दिए होंगे जी। कुछ और बचा है क्या? देखिए तो कुछ बचा है क्या? नहीं है ना? तो इतने में बेटा आपका अकबर भी खत्म हो गया और क्या हो गया? जहांगीर भी खत्म हो गया। कल क्या पढ़ेंगे जी? शाहजहां, जिसने क्या बनवाया? ताजमहल। बस ताजमहल बनवाया।